हे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, जब 80C में टैक्स सेविंग की बात आती है तो हम लोग सिर्फ सेविंग पार्ट के बारे में ही सोचते हैं। बट व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ साथ हो सकते हैं। ऑफ कोर्स, अब आप कहेंगे कि वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि एनपीएस, एनएससी एटसेट्रा में इन्वेस्ट करना होगा जो सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट देते हैं। पर यहां सोचने की बात यह है कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको अट्रैक्टिव रिटर्न देते भी हैं? कुछ केसेस में हाँ, लेकिन उनमें रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ या फिर लॉक इन पीरियड ट्रेड ऑफ होता ही होता है। दोस्तों, व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि इन सभी मिनिमम लॉक इन पीरियड वाले टैक्स बेनिफिट इंस्ट्रूमेंट्स में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिलेटिवली आपको हाई रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। ऑफ कोर्स, यहां पे भी रिस्क मीडियम टू हाई तो होगा ही। क्या आपने गेस कर लिया? जी हाँ, राइट गेस किया है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ELSS म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ELSS फंड आखिर होता क्या है? दोस्तों, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसे पॉपुलरली ELSS भी कहते हैं, ये ना एक टाइप का ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। ये इकलौता ऐसा ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जिसमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। ELSS फंड नॉर्मली अपने फंड्स का 80% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है और बाकी रेस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसके टैक्स सेविंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ELSS इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ELSS स्कीम में इन्वेस्ट करने की कोई भी अपर लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, टैक्स बेनिफिट आप सिर्फ 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट्स पे ही अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो 1,50,000 का अमाउंट है ना, ये अंडर 80C है। ये एक एग्रीगेट अमाउंट है, यानी कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपके प्रोविडेंट फंड, NSC एटसेट्रा वाले इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड करता है। सब मिला के 1,50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ELSS का कंपैरिजन ना मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के साथ तो किया ही जाता है, और तो और टैक्स बेनिफिट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि NPS, NSC, PPF एटसेट्रा के साथ भी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे फन फैक्ट एक ये है कि सभी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स मेनली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा डोमिनेटेड होते हैं, लेकिन ELSS नहीं। ELSS एक इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट है। दोस्तों, इससे इन्वेस्टर्स का रिस्क पार्ट तो बढ़ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिवॉर्ड्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें बाकी के टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न को सरपास कर जाने का पोटेंशियल है अगर सही तरीके से सिलेक्ट किया जाए तो। हेंस, ELSS सिर्फ आपको टैक्स सेविंग नहीं, बल्कि आपको वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी भी देता है। अब हम ELSS के लॉक इन पीरियड को समझते हैं। दोस्तों, सभी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एक ना फिक्स्ड लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में से ELSS सबसे शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड प्रोवाइड करता है। नाउ, ज्यादातर लोग ELSS स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वो या तो SIP मोड में करते हैं या फिर आप लमसम मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन SIP प्रेफर्ड होता है क्योंकि इससे आपको नंबर 1 एवरेजिंग बेनिफिट्स मिलता है, यानी कि आप अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और SIP से आपको इन्वेस्टमेंट बर्डन सम भी नहीं लगता है, राइट। दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि भले आप लमसम में इन्वेस्ट करें या SIP मोड में इन्वेस्ट करें, आपको रिडेम्पशन अमाउंट 3 साल के ड्यूरेशन के बाद ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने SIP स्टार्ट किया है 21 जून 2022 को, या लेट्स सपोज आपने एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया सेम डेट पे, तो ये अमाउंट 21 जून 2025 को ही रिडीम करने के लिए एलिजिबल हो पाएगी। इसका मतलब ये कि SIP रूट से इन्वेस्ट की गई अमाउंट उस रिस्पेक्टिव मंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट से 3 इयर्स कंप्लीशन के बाद ही रिडीम हो पाएगी। फ्रेंड्स, बात करें टैक्स सेविंग ब्रैकेट की, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको फिक्स्ड रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, बट ELSS कैटेगरी में नहीं। यहां पे रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। अब आई एम श्योर ये सुनने के बाद आपका इंक्लिनेशन दूसरे सेफर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि FD, NSC की तरफ जा रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो टॉप परफॉर्मिंग ELSS फंड्स हैं ना, उन्होंने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर दिया है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ELSS आपको हाई रिटर्न दे सकता है, जिससे कि अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन भी होगी, और तो और टैक्स सेविंग तो हो ही रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ELSS फंड ऑप्ट करते वक्त आपको किन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। देखिए, हर किसी को अपने इन्वेस्टमेंट्स ना हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन से अलाइन करके ही करने चाहिए। देखिए, ELSS एक इक्विटी बेस्ड स्कीम है। इसमें आइडल टाइम हॉराइजन 5 इयर्स से ज्यादा होना चाहिए।
वैसे भी इसमें 3 इयर्स का तो लॉक इन पीरियड ही हो गया, तो अपने आप इन्वेस्टमेंट्स रिडीम नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को सिर्फ टैक्स बेनिफिट के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करना है तो और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं या फिर आपको वेल्थ क्रिएशन पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करना है तो ईएलएसएस अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात करते हैं सेकेंड एस्पेक्ट की। तो नेक्स्ट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है रिटर्न्स के बारे में, ठीक है। तो दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरह ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न गारंटीड नहीं होती है, ये बात हम कर चुके हैं। इक्विटी में इन्वेस्ट करना एक रिस्की प्रपोजिशन होता है लेकिन रिवॉर्डिंग भी हो सकता है, राइट। तो किसी भी पर्टिकुलर ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको हमेशा उसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स चेक करने चाहिए, आप चेक कर भी सकते हैं। ऑल्सो फंड्स के रोलिंग रिटर्न चेक करने चाहिए, जिसका मतलब होता है कि फंड कितने कंसिस्टेंटली रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो रोलिंग रिटर्न्स। थर्ड एस्पेक्ट है एयूएम। एयूएम का मतलब होता है दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट। जनरली ऐसा माना जाता है कि जितना हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड उतना बेटर, क्योंकि एक लार्जर एयूएम सिग्निफाई करता है कि लोगों को इस पे ज्यादा ट्रस्ट है और फंड काफी पॉपुलर भी है। ऑल्सो इससे जो फंड मैनेजर है उसको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप भी मिलता है। सो हैविंग सेड सो, किसी भी फंड को सिलेक्ट करने से पहले आपको दूसरे फैक्टर्स लाइक रिटर्न्स, फंड मैनेजर एटसेट्रा को भी कंसिडर करना चाहिए। बात करते हैं अपने फोर्थ एस्पेक्ट की, जिसका आपको ध्यान देना है, वो है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। सो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का सिंपली मतलब होता है कि फंड मैनेजर कितनी बार पोर्टफोलियो को चर्न करता है। ग्रेटर टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि फंड मैनेजर फ्रीक्वेंटली यानी कि काफी बार सिक्योरिटीज बाइंग एंड सेलिंग करता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि फंड जो है वो करंट ट्रेंड को कोप करने का ट्राई कर रहा है, बट एट द सेम टाइम समझिए कि इस फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग से ना फंड हाउस के एक्सपेंस भी इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली किसे पास होते हैं, हम इन्वेस्टर्स को, राइट। तो फिफ्थ बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। नाम से ही समझ में आ रहा है ये वो एक्सपेंसेस हैं जो फंड को मेंटेन करने में लगते हैं। सो इसमें बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज के खर्च आते हैं और फंड मैनेजर की फीस एक्सेट्रा इसमें कवर्ड होती है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो आपका जितना कम होगा, डायरेक्ट प्रॉफिट्स इन्वेस्टर्स को जो पास हो रहे हैं वो उतने ज्यादा हाई होंगे, राइट। सिक्स्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। सो रिस्क अवॉइड करने के लिए पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होना ही चाहिए। सपोज करते हैं कि 60% ऑफ द फंड टॉप 5 इक्विटी ऑफ द फंड में डिवोटेड है, तो अगर किसी भी इक्विटी में अंडर परफॉर्मेंस हुआ तो हाई चांसेस हैं कि ओवरऑल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगा, है ना। तो पोर्टफोलियो का कॉन्सेंट्रेशन हो गया या फिर डाइवर्सिफिकेशन हो गया, चर्निंग हो गई, ये ना मेनली फंड मैनेजर के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर पॉसिबल है तो आपको आपके रिस्पेक्टिव फंड मैनेजर का ट्रैक भी रखना चाहिए। तो दोस्तों हम अब आ चुके हैं इस वीडियो के कंक्लूजन में। हमने क्या समझा? हमने देखा कि ईएलएसएस से आप सिर्फ टैक्स बेनिफिट ही नहीं बल्कि हायर रिटर्न भी कमा सकते हैं। ऑफ कोर्स रिटर्न्स के साथ साथ इंक्रीज रिस्क भी है, लेकिन कुछ रिसर्च के बाद और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के साथ आप इससे वेल्थ भी जनरेट कर पाएंगे और अपनी टैक्स सेविंग भी कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.